नमस्कार। आज हमारे साथ पीलीभीत के वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एच. गोखले साहब हैं। डॉक्टर गोखले न केवल यहाँ पर अस्थि रोग विशेषज्ञ रहे हैं, बल्कि लंबे समय से आपने समाज के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, समाज की सेवा की है और जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक हर तरीके से लोगों की सेवा करते आए हैं। अभी हाल ही में आपने शहर के जाने माने सरस्वती विद्या मंदिर को एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ी रकम दान में दी और इसी तरह से ये सेवा करते रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उन्होंने इस तरह प्रेरणा कहाँ से ली है और किस तरीके से अब तक समाज की और लोगों की सेवा करते रहे हैं। नमस्कार। आपके बारे में जानकर सभी को अच्छा लगा और ना ही आप किसी पहचान के या किसी के परिचय कराने के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि पीलीभीत के बाहर भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें जानना चाहेंगे कि आपका बेसिकली आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय बताएं और साथ ही साथ में जो आप अब तक समाज के लिए करते आए हैं उन कार्यों के बारे में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। आप मुझे ये मौका दे रहे हैं आपके सामने आने का। अपना परिचय तो ये बताऊँ, मैं 1980 में इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MS करने के बाद मैं प्रांतीय सेवा में आ गया। उसके बाद 18 साल प्रांतीय सेवा में चिकित्सा सेवा देने के उपरांत मैंने 1998 में सरकारी नौकरी छोड़ के यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी पीलीभीत में। 92 से लेकर 98 तक मैं सरकारी अस्पताल पीलीभीत में हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत रहा। सांघ की विचारधारा से मैं बचपन से ही बहुत प्रभावित रहा हूँ। हालांकि छोटेपन में मुझे इस बात की ग्लानि है कि मैं शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? शायद ये हो सकता है कि जहाँ हम लोग जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में रहते थे, उसके आसपास कोई बहुत ठीक ठाक शिशु मंदिर नहीं रहा होगा। यही शायद कारण हो सकता है। परंतु बचपन से मैं शाखा से बहुत प्रेरित रहा। शाखा में अक्सर जाता रहा और शाखा से प्रभावित हुआ। वहाँ का चाल चलन, वहाँ की बोली, वहाँ का अनुशासन, वहाँ की शारीरिक शिक्षा, वहाँ का बड़े छोटों को सम्मान करना, संस्कार, इससे बहुत प्रभावित रहा मैं। इतना प्रभावित रहा कि अगर 8-10 दिन जाने के बाद एक दिन का गैप हो जाता था तो शाखा के जो वरिष्ठ लोग हैं वो मेरे घर पे आते थे। मैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं था तो लगातार गया कई वर्ष का। एक दिन अगर नागा हो जाए तो घर पे आते थे और बाहर से रवि जी, माता जी नमस्ते, कल शाखा क्यों नहीं आए, ऐसे करके बुलाते थे। तो मैं बहुत प्रभावित होता था कि इनका ना कोई इंटरेस्ट है, ना कुछ मुझसे स्वार्थ है। मुझे बुलाने आते हैं, भाई क्यों नहीं आए। मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसकी जो शारीरिक ट्रेनिंग देते हैं उससे बहुत प्रभावित हुआ मैं। नौकरी में आने के बाद, अपने प्रैक्टिस करने के बाद मुझे धीरे धीरे शिशु मंदिर को देखने का, अंदर से देखने का, उनकी कार्यप्रणाली देखने का, उनके संस्कार देखने का मौका मिलने लगा। जब मुझे शुरू में टनकपुर में रहा मैं, तो वहाँ से मुझे जब भी वो शिशु मंदिर वाले किसी कार्यक्रम के लिए बुलाते थे तो मैं 100 काम छोड़ के उनके कार्यक्रम में जाता था। मैं जाता था, बैठता था आधे पौन घंटे भर तक। उनकी बच्चों का अनुशासन, बातचीत करने का तरीका देखता था। उनकी प्रार्थना, उनके मुंह से संस्कृत श्लोक सुनना, ये सुन के मैं बहुत प्रभावित होता था। मुझे लगता था कि ये बच्चे वास्तव में कितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और समाज में बड़े होकर ये कितना अच्छा व्यक्तित्व बन जाएंगे और समाज को कितना ऊपर ले जाएंगे। इससे प्रभावित होते होते मैं बहुत बार जाने लगा, अक्सर प्रोग्राम में जाने लगा, कभी मुख्य अतिथि के तौर पर, कभी अध्यक्ष के तौर पर। वो लोग भी मुझसे परिचित हो गए। हाँ भाई, आदमी जब बुलाओ तो आ जाता है। ये भी हो सकता है कि ज़्यादा उन्हें आने वाले न मिलते हों, क्योंकि लोग जनरली ऐसे दिखावे वाली संस्था जो नहीं होती है उससे दूर रहते हैं। और वहाँ शिशु मंदिर में दिखावे का कोई चक्कर नहीं है। साधारण से आप चप्पल पहन के जाइए और बढ़िया बात है। चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। चाय पीजिए, नहीं पिए नहीं पीजिए, अपना भाषण दीजिए, सुनिए, उनके जो व्यवस्था है उसको देखिए, सराहिए, चले आइए। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कोशिश की जहाँ जहाँ जो भी मुझसे हो सकता था मैं कर सकूँ। इस परिप्रेक्ष्य में अभी कुछ वर्ष पहले वो जो शिशु मंदिर है साहूकारे में, वहाँ आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है, तो बत्ती बहुत जाया करती थी। कभी मैं गया तो देखा मैं कि हर 5 मिनट बत्ती आ रही है, पंखा वंखा नहीं चल रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा भाई इनको यदि अच्छी तरह से सुविधा मिले, पंखा बत्ती मिले पूरे समय में, तो इनकी पढ़ाई का स्तर ऊँचा उठ सकता है। मैंने उसमें जनरेटर दान दिया था करीब 40 किलोवाट का 10-1 साल पहले। ये आज भी वहाँ पर है? अच्छा है, हो सकता है। ये जो वहाँ है शिशु मंदिर साहूकारे में। साहूकारे में। हाँ,
इसके बाद में कुछ एकल से बहुत जुड़ा रहा। एकल का मुझे जो कंसेप्ट है, जो एकल की परिकल्पना है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। डॉक्टर साहब, एकल विद्यालय के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन दीजिए। एकल जो गरीब निःशक्त और जो स्कूल में भर्ती न करने लायक, जो अच्छे पैसे वाले घर के बच्चे नहीं हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा देना, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कारों को उनको सिखाना, उस तरह से व्यवहार करना, ये एकल का मुख्य उद्देश्य है। एकल में एक गांव में एक युवा को शिक्षक के रूप में अपॉइंट कर देते हैं, उसे बहुत थोड़ा सा मानदेय मिलता है और वो प्राइमरी शिक्षण देता है। साथ में वो भजन की, उसके घर वालों को भी इसमें इंटरेस्ट बना रहे, वो भी आते हैं, माँ बाप भी आते हैं, वो आते रहें, इसके लिए वो लोग कई भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, ताकि उनका लगाव बना रहे। सारी सामाजिक एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे लोग उससे इंटरेक्टेड आकर्षित हों, और बच्चे भी आते हैं, बच्चों को भी सामाजिक एक्टिविटीज सिखाते हैं, हमारे महापुरुषों के बारे में बताते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं, साथ में शिक्षा भी देते हैं, पूर्णतः मुफ्त है। और ये ऐसे ऐसे गाँव तक पहुँची हुई है जहाँ तक बहुत दुर्लभ स्थानों तक ये पहुँची हुई है। इसका मुझे बहुत प्रभावित हुई इस समय, और मैं चाहता हूँ कि यदि मुझे आगे कुछ समय मिले तो अपना काफ़ी समय में एकल के लिए डिवोट करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, निःशक्त जन सेवा संस्थान से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप कैसे जुड़े थे और आपकी सेवाएं निःशक्त जन सेवा संस्थान हमेशा याद करता है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में प्रकाश डालिए। निःशक्त जन सेवा संस्थान से जुड़ने का इतिहास इस प्रकार है। आज से लगभग 14-15 साल पहले मेरे पास श्री अमृतलाल जी आए, एक और डॉक्टर को साथ लेके आए थे। उससे पहले मैं उनसे कभी मिला नहीं था, न मैं उन्हें जानता था, न मैंने इस संस्थान का नाम सुना था। मेरे पास आए, घर पे आए, बैठे, कुछ बातचीत हुई, कुछ औपचारिकताएँ हुई। उसके बाद मैंने उनसे कहा, भाई कैसे आए हैं? तो 7 डॉक्टर आए थे, उन्होंने उनसे परिचय कराया कि अमृतलाल जी है, निःशक्त जन सेवा संस्थान चलाते हैं, उससे अध्यक्ष हैं। तो मैंने कहा, मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? तो उन्होंने कहा, आपके पास इस प्रयोजन से आए हैं कि यहाँ पे जिला अस्पताल में हम एक पोलियो निवारण सर्जरी का शिविर करवाना चाहते हैं, जिसमें कि विशाखापट्टनम के ख्यातिलब्ध सर्जन डॉक्टर आदि नारायण राव को बुलवाना चाहते हैं। तो उसमें जो व्यय होगा उसमें आपको कुछ योगदान आपसे चाहिए। तो वो जो आइडिया था वो मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ उस समय। मैंने कहा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी स्वार्थ के, पोलियो का आदमी जो कि शारीरिक रूप से बेकार हो जाता है, समाज उसको ठुकरा देता है, उसके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, वो भी मुफ्त। मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा क्या चाहते क्या नहीं, मैंने एक छोटा सा अपनी मर्जी से चेक उनको ला के दे दिया। अब जब उन्हें शायद वो इतनी उम्मीद लेके ना आए होंगे, मात्र 25,000 का चेक था वो। ये 2003 की बात है, 20 साल हो गए। उस समय तो 25,000 काफ़ी बड़ा अमाउंट था। हाँ, शायद। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उस बात से बहुत प्रभावित हुए हो कि पहली मुलाकात में इन्होंने इतना दे दिया। तब से वो उन्होंने मुझको अपने से जोड़ लिया, मेरे ख्याल में उन्होंने जोड़ लिया, और जब भी कैंप होता था मुझे बुलाया करते थे। इसी स्तर में बाद में जिला अस्पताल में हम लोगों ने एक बहुत बृहद कैंप का आयोजन किया, 2004-05 की बात है। तो उसमें कोई आदि नारायण राव आए थे, उसमें हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। 5-6 दिन लगातार प्लानिंग करते रहे, कैसे ऑपरेशन होगा, कहाँ पेशेंट जाएगा, क्या क्या दवाइयाँ चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह से कौन कौन किस कार्य के लिए है, सारी प्लानिंग करके वो काम कराया, वो सफल रहा। उसके बाद उन्होंने एक कैंप नोएडा में कराया। नोएडा में हम लोग साथ गए, 3-4 दिन वहाँ रहे, पूरा कैंप ऑर्गेनाइज किया। उसमें जो सारी टेक्निकल बातें होती हैं, कितने ऑपरेशन होने हैं, किस में क्या क्या औजार चाहिए होते हैं, और क्या क्या दवाइयाँ चाहिए, कैसे कौन ब्रिज किस तरह शिफ्ट होगा, कौन किस काम में रहेगा, सब चेकआउट किया, कोई सफल रहा। इसके बाद कई जगह वो जब कैंप लगाते रहे, जो हमसे योगदान होता रहा, जो कृत्रिम हाथ लगाना है, कृत्रिम पैर लगाना है, इसके जो योगदान होता रहा उसको बुलाते रहे और उसमें जाता रहा। अभी चिरंजी लाल सरस्वती विद्यामंदिर को आपने एक बड़ी धनराशि अभी दान में दी है, तो ये प्रेरणा आपको किस वजह से मिली कि स्कूल को इतना अमाउंट दान दें? किस मद में उसको खर्च होना चाहिए था? देखिए, चिरंजी लाल शिव मंदिर के बारे में ये कि शहर का
कि अच्छे स्कूल में गिनती है इसकी, और यहाँ विद्यार्थी भी काफ़ी हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है। मैं श्री ब्रजेंद्र अग्रवाल जी जो उसके अध्यक्ष हैं उनके साथ जाता रहा, अक्सर कई बार गया मैं, उनके कई कार्यक्रमों में गया दीक्षिता की, और कई भाग लिया उसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका स्कूल देखा अंदर से। बात करते करते एक दिन वो अपने हॉल में ले गए, जो नवनिर्मित उनका जो सभा कक्ष या प्रार्थना कक्ष है उसमें ले गए। देखा हम लोगों ने, बहुत बड़ा प्रार्थना कक्ष है, कोई 60 बाई 40 का ऐसे कुछ होगा, पिलरलेस है तो, लेकिन उसकी अंदर एक साज सज्जा बिल्कुल नहीं हुई थी। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि ऐसा ये था, ऐसा इतना बड़ा हॉल है, इसकी आंतरिक साज सज्जा होने की आवश्यकता है। और तो मैंने पूछा कि किस काम आता है? बोले ये प्रार्थना कक्ष है, यहाँ स्कूल लगने से पहले बच्चे यहाँ आते हैं, खड़े होते हैं, और लगभग आधे घंटे की प्रार्थना होती है, और उसके बाद वो सब अपने अपने क्लास में जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा देख कर अच्छा लगा, और कुछ ख़राब भी लगा कि इतना बड़ा हॉल है, साज सज्जा इसकी अगर हो जाए तो और कितना अच्छा रहेगा, बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। टाइल लग जाए अच्छे से, वॉल टाइल लग जाए, इंटीरियर हो जाए, पंखे बिजली लग जाए, साउंड सिस्टम लग जाए, और प्रोजेक्टर वगैरह लग जाए तो कितना अच्छा होगा, बच्चों को और मन लगेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा। ये बात मेरे दिमाग में आई। बातों बातों मैंने उनसे पूछा कि ब्रजेंद्र जी यदि इसका पूरा ये हो जाए तो कितना व्यय होगा? तो बोले डॉक्टर साहब जी हमने इस बात का अंदाज़ तो नहीं लगाया है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हमने अंदाज़ लगाइए फिर। तो वही उसी हॉल में बैठ के ही उन्होंने कागज़ और पेन मंगाया, और बोले इतना स्क्वायर फुट है, टाइल लगेंगी इतना स्क्वायर पर स्क्वायर फुट हिसाब से इतना लगेगा, इतने पंखे लगेंगे इतना लगेगा, साउंड सिस्टम का इतना लगेगा, इलेक्ट्रिकल्स का इतना लगेगा, प्रोजेक्टर का इतना लगेगा। लगभग बोले 10 साढ़े 10 लाख तक का खर्चा इस पर है। मेरे मन में आया क्यों ना इसको ये दे दिया जाए ताकि ये काम हो जाए, एकदम स्फूर्ति हुई मेरे मन में। तो मैंने कहा ब्रजेंद्र जी ये आप मेरे तरफ से करवा दीजिए, और तो बड़े उत्साहित हो गए हो। बोले अच्छा, मैंने कहा ठीक है। बात वही समाप्त हो गई, आई गई हो गई, वो अपने घर चले गए, मैं भी अपने घर आ गया। 1-2 महीने तक वो ठंडे बस्ते में चला गया, मैं भी भूल गया और ना उन्होंने कोई ध्यान दिया। कोरोना भी काफ़ी तेज़ी चल रहा था, इसलिए हो सकता है वो भी भूल गए हूँ, मैं भी भूल गया। अभी पिछले महीने मेरा जन्मदिवस था, तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि भाई जन्मदिवस मनाने का ये एक अच्छा तरीका है कि आप किसी अच्छी संस्था को ये दे दें। तो जब उन्होंने मेरी पत्नी ने कहा तो मुझे एकदम ध्यान आया, अरे हमने तो ब्रजेंद्र जी को कमिट किया हुआ था कि इस हाल की साज सज्जा का मैं दूँगा, तो इसमें देर हो रही है तो क्यों ना इसको जल्दी कर दिया जाए। तो मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने कहा ऐसी सी बात है और वो मैं चाहता हूँ कि वो दे दें। बोले हाँ सुबह से शीघ्रम, कब आ जाऊँ? बोले कब आ जाऊँ? तो मैंने आज ही आ जाइए। शाम को आए, मैंने कहा हमारा तो 10 साढ़े 10 लाख का बात हुआ था, कुछ टाइम भी निकल गया उसको। बोले हाँ उतना दे दीजिए, तो बचेगा तो हम लगा देंगे। मैंने कहा बचेगा क्या, फिर अब पूरा 11 ही दे देता हूँ मैं, अब बचेगा क्यों फिर। तो इस तरह से हमने उनको दे दिया, और मुझे बहुत हर्ष है इस बात का कि शिक्षा के उपलक्ष्य में इसका कार्य उपयोग होगा, और शिक्षित जन शिक्षित जब होगा, जितना अच्छा शिक्षित होगा उतना ही समाज अच्छा होगा, जितना समाज अच्छा होगा उतना ही देश अच्छा होगा। ये मेरा मानना। क्या संदेश रहेगा आपका हमारे शहरवासियों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए? मेरा शहरवासियों के लिए, दर्शकों के लिए संदेश ये है कि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है, किसी प्रकार से भी हो उसे जागृत रखना है। मैं मानता हूँ कि आजकल हमारे परिवेश में अंग्रेजी का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। बिना अच्छी इंग्लिश जाने आदमी उच्च शिक्षा प्राप्त करना लगभग असंभव है। किसी अच्छी नौकरी के लिए भी अगर आप यूपीएससी की परीक्षा भी देना चाहते हैं तो हालांकि हिंदी मीडियम में लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका प्रतिशत कम है हिंदी मीडियम वालों का, अंग्रेजी वालों का प्रतिशत ज़्यादा है। तो अंग्रेजी की अनिवार्यता से तो आप मना नहीं कर सकते, तो जीवन का एक अनिवार्य अंग हो गया है। अब परंतु अंग्रेजी को एक मात्र भाषा ही समझें और ये अच्छी शिक्षा के लिए, लेकिन हमारे संस्कारों को न भूलें। हमारे संस्कार, हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारी अच्छाइयाँ, हमारा इतिहास अच्छा बुरा जैसा भी है उसको जानें, और उसको जान के हम अपने आगे वाले जीवन में उसको सुधारने का प्रयास करें। और दूसरा संदेश ये है कि जो भी समाज हमें देता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इज्जत, मान, शान, शौहरत जो भी देता है, उसका कुछ अंश हम समाज को वापस करें, चाहे नगद दे के वापस करें, या काइंड में वापस करें, या सेवा करके वापस करें, उससे कुछ अंश समाज को वापस करें। ये प्रवृत्ति सब में होनी चाहिए।
ये संदेश देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवाएं प्लस आपकी जो विचारधारा है वो वाकई समाज के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी है, और मैं ये प्रार्थना करूंगा कि मेरी अपनी विचारधारा भी कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद की तरह से चलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।